Well, अच्छा, so आज की क्लास में we will cover the topics reaction of metals with non-metals, ionic compounds or minerals and ores. So let's start here. So first of all यहाँ पे दो important terms आती है हमारे पास जो कि है वैलेंस शेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. So पहले हम इनको समझ लेते हैं. Suppose ये एक एटम है. एटम के बाहर काफी सारे ऑर्बिट हम बोल सकते हैं, शेल्स बोल सकते हैं इसमें, जिनका नेम होता है जैसे KLMNOP सो ऑन. ओके, सो वैलेंस शेल का मतलब क्या है? सो वैलेंस शेल क्या है? इट इज आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम. ये आउटर मोस्ट शेल होगा जो सबसे बाहर वाला शेल, और जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं हर एक शेल में, बट स्पेसिफिकली आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं. ओके, तो यहाँ पे KLMN. सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? कोई भी एटम है तो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स होते हैं हमारे पास. सो उसका फॉर्मेट जो होता है वो स्टैंडर्ड होता है, जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, इनकी रेंज होती है 2, 8, 8, 18. सो इसका मतलब K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे. जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें फुल हो जाएंगे तो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो L शेल में फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे अप टू 8. सिमिलरली M शेल में भी अप टू 8, और N में जितना भी रिमेनिंग रह गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 हो सकता है. ऑलराइट, अब ये हमने एक नॉर्मल कोई भी केस लिया है. सो यहाँ पे जो बैलेंस शेल है N है, सबसे आउटर मोस्ट शेल, और इसमें जो एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एंड दिस इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन. सो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन N शेल इज 1. ओके, अब इम्पॉर्टेंट है टॉपिक रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स. प्रीवियस क्लास में हमने देखा मेटल्स का रिएक्शन एयर के साथ, स्टीम के साथ, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर. ओके, सो अब फर्दर जो है अगर मेटल्स जो है नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है? सो फर्स्ट केस है यहाँ पे, जैसे नोबल गैसेस जो हैं दे आल्सो शोज केमिकल रिएक्टिविटी. सो बेसिकली जो नोबल गैसेस होती हैं हमारे पास तीन है, जैसे हीलियम, आर्गन एंड नियॉन. ओके, एंड इसका एटॉमिक नंबर है 2, 10, 18. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से है, कोई भी यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है. जैसे फर्स्ट केस में भी हैव 2, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है तो 2, 8, ऑर्गन में 2, 8, 8. ये कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, वो हमारे नॉबल गैसेस होते हैं, बट स्टिल इनके अंदर भी केमिकल रिएक्टिविटी है, ये रिएक्टिविटी शो करते हैं. रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स जैसे कि मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया, नोबल गैस हो गया, इनको हम किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं? दे कैन बी एक्सप्लेन बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब कोई भी मेटल है या नोबल गैस है या अनदर मेटल, नॉन मेटल है, तो मतलब उनकी एबिलिटी टू कंप्लीटली फिल द बैलेंस शेल, आउटरमोस्ट शेल में कितने मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को वो फिल कर सकते हैं. अब यहाँ पे जैसे मेटल का एग्जाम्पल है, सपोज हमने पोटेशियम का एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे कैल्शियम का लिया. सो पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 19. अब 19 को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के केस में कैसे देखेंगे? 2, 8, 8 कितना हो गया? 18 हो गया, एंड 1 रिमेनिंग जो कि N शेल में प्रेजेंट होगा. यहाँ पे जो हमारा बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो 1. पोटेशियम के केस में सिमिलरली कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है. सो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? वी हैव 2, 8, 8 एंड अगेन 2, रिमेनिंग 2 हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. नेक्स्ट केस है हमारे पास नॉन मेटल्स का. सपोज हमने एग्जांपल लिया फ्लोरीन. ऑक्सीजन ले लेते हैं. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? 2 एंड 6. 6 हो गए. यहाँ पे दो और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की जरूरत है. नॉन मेटल्स के केस में एक्स्ट्रा नहीं है, कंप्लीट ऑक्टेट करने के लिए 8 के क्लोजेस्ट क्या है? 6 है ना, इधर 8 के क्लोजेस्ट है. तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की बजाय ये ऑक्सीजन जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की बजाय गेन कर लेगा. ऑलराइट,
सो यहाँ पे एक डिफरेंस यहाँ पे ये आता है, नोबल गैसेस में आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते। मेटल्स के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, कम प्रेजेंट होते हैं, सो दे कैन बी इजीली डोनेटेड। नॉन मेटल्स के केस में वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मेटल्स। सो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेते हैं। So metals donate electrons, complete their octet, and non-metals जो है they gain electrons to complete their octet. अब फर्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अब जैसे सोडियम है एंड क्लोरीन है, अगर इनका रिएक्शन होता है सिर्फ NaCl ही क्यों, जैसे यहाँ पे सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है, 281 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है, जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो इजीली डोनेट हो सकता है कि इजीली हम उसको हटा सकते हैं, कम एनर्जी लगेगी आउटर मोस्ट शेल में, तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा Na पॉजिटिव। पॉजिटिव साइन मीन्स हमने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर, सो 28 हमारे पास रिमेनिंग हो जाएगा विच इज नॉन एज सोडियम कैटायन और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। बट क्लोरीन के केस में इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17। ओके, सो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, 2, 8 एंड 7। अब 7 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करने की बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करने की बजाय हम एक इलेक्ट्रॉन को, क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, तो हमारे पास क्या बचेगा, वी विल हैव 2, 8, 8 क्लोराइड आयन एनायन। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो पॉजिटिव विच इज कैटायन, इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर रहा है तो वो एनायन हो जाएगा, एंड नेगेटिव। यहाँ पे डॉट स्ट्रक्चर भी हम देख सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है सोडियम में, वैलेंस शेल में क्लोरीन में 7 है, तो 7 जो इलेक्ट्रॉन है सोडियम का दैट विल बी गेन्ड बाय क्लोरीन, तो क्लोरीन में टोटल 8 कंप्लीट हो जाएंगे, वी विल हैव ये हमारा डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा। ओके, तो थ्योरी में यही सब लिखा है, एंड Na का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है, 281 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्लोरीन में भी है 17। नाउ नेक्स्ट, NaCl ही क्यों बना, और भी कुछ बन सकता है। NaCl इस वजह से बना क्योंकि दोनों का जो चार्ज है अपोजिट है, Na का पॉजिटिव है, क्लोरीन का नेगेटिव है, एंड दे अट्रैक्ट ईच अदर एंड हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो चार्जेस है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक हो जाएगा चार्जेस की वजह से। नाउ सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड जो कि है MgCl2। अब मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2, 8 एंड 2। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, वी विल हैव 2, 8, 7। अब मैग्नीशियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में है, तो इजीली डोनेट हो सकते हैं। नाउ Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से वैलेंस शेल से हमने हटा दिया, तो वी विल हैव Mg2 पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स को हटाया, देन वी विल हैव पॉजिटिव विच इज कैटायन। अगर हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं देन वी विल हैव नेगेटिव विच इज ऑल्सो नोन एज एनायन। तो क्लोरीन के केस में भी हमने NaCl के साथ देखा था, तो 287 इसका जो है एटॉमिक नंबर है, एंड 1 इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन कर सकता है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अब Mg2 पॉजिटिव, ओके, बट क्लोरीन में नेगेटिव, इसलिए क्लोरीन पर 2 क्लोरीन एटम हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 क्लोरीन, एक क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन को लेगा, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो 2 क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे, देन दे विल फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड। नाउ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आयनिक कंपाउंड्स या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स भी बोलते हैं। तो बेसिकली आयनिक कंपाउंड्स या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स होते क्या है, the compounds which are formed by the transfer of electrons from one metal to a non-metal। मेटल जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, नॉन मेटल जो है इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, गेन करता है। सो इन दोनों के बीच का जो
ट्रांसफर है इलेक्ट्रॉन्स का, और जो कंपाउंड फॉर्म होगा दैट विल बी आयनिक कंपाउंड। सो इसके नॉर्मल एग्जांपल्स हमारे पास हो जाएंगे, NaCl हो गया, अभी हमने इसका कॉन्फ़िगरेशन देखा, MgCl2 का हमने कॉन्फ़िगरेशन देखा। सिमिलरली वी हैव कैल्शियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। और आयनिक कंपाउंड्स की जो एक प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई। अब कुछ प्रॉपर्टीज है आयनिक कंपाउंड्स की, या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड भी क्वेश्चन में डाल सकते हैं। सो प्रॉपर्टीज में वी हैव इज फिजिकल नेचर को हम स्टडी करेंगे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हम देखेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स देखेंगे, देन वी हैव कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ नेक्स्ट वी हैव फर्स्ट केस है प्रॉपर्टी का, हमारे पास है फिजिकल नेचर। तो इसमें क्या होगा, जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स है दे आर सॉलिड एंड हार्ड। क्यों? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बोथ द आयंस, बोथ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सेकेंड केस है दे आर ब्रिटल इन नेचर, सॉलिड तो होते हैं बट वो ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मीन्स अगर हम उस पर प्रेशर डालेंगे इजीली जो है ब्रेक डाउन हो जाते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। सो जो आयनिक कंपाउंड्स है अपोजिट चार्जेस का इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर है, इस वजह से उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ देख रखे हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट इज 1074 केल्विन and boiling point we have is 1686. So due to high melting and boiling points, considerable amount of energy is required to break the strong interionic attraction. थर्ड केस है हमारे पास solubility का, जो आयनिक कंपाउंड्स they are generally soluble in water but they are insoluble in solvents such as kerosene या पेट्रोल में वो easily soluble नहीं होते। नेक्स्ट केस इज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक कंपाउंड्स हैं, आयंस प्रेजेंट है, इसमें पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन प्रेजेंट है, सो इजीली इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन भी पॉसिबल है यहाँ पे थ्रू अ सॉल्यूशन व्हिच इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, पॉजिटिव नेगेटिव। A solution of an ionic compound in water, it contains ions. Alright, water में जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग आयंस प्रेजेंट है, they move to the opposite electrodes। जैसे इलेक्ट्रिसिटी को हम पास करेंगे, और ये आयनिक कंपाउंड्स जो है सॉलिड स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। बट क्यों नहीं करते? आयनिक कंपाउंड तो है वो, बट सॉलिड भी है, बट दे विल नॉट इलेक्ट्रिसिटी उनमें से पास थ्रू नहीं हो सकती, क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर सॉलिड है, तो जितने भी उसके अंदर एटम्स वगैरह प्रेजेंट है के पास स्पेस नहीं होगा, रिजिड स्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते and ionic compounds, but they conduct electricity in molten state, liquid state में, because जो electrostatic force है, attraction जो है oppositely charged ions का, so they overcome due to heat and thus the ions move freely, conduct electricity. So basically solid में ionic compounds का जो electricity conduction है वो possible नहीं है, molten state में possible। So अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास अकरेंस ऑफ मेटल्स। सो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या कहता है कि जितने मोस्ट ऑफ द मेटल्स दे आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। ओके, और जो एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स हैं विच अकर्स नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट, जो नेचुरली हमें अवेलेबल हो जाते हैं, इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, सो उनको हम क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज मिनरल्स। अब ये बात हो गई अर्थ क्रस्ट की। सेकेंड केस है हमारे पास सी वाटर। सो सी वाटर में भी मेटल्स मिलते हैं, कुछ सम सॉल्युबल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया, नमक, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, एंड सो ऑन एक्सेट्रा। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज ओर्स। सो कुछ मिनरल्स जो होते हैं उनको हम ओर्स भी बोलते हैं, बट जो एक नेचुरली अकरिंग मिनरल है और ओर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सो द मेन डिफरेंस इज जो मिनरल्स हैं, ओके, कुछ मिनरल्स में जो है कोई भी एक पर्टिकुलर मेटल है उसकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा मिलेगी, और वो मेटल जो है इजीली हम निकाल सकते हैं। ओके, सपोज ये एक मिनरल है, इसमें ये हमारा यहाँ पे ए मेटल प्रेजेंट है,
सपोज ये बी मेटल है एंड दिस इज वी हैव इज सी मेटल, सो ए का परसेंटेज सबसे ज्यादा है, मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन जो है वो ए का है यहाँ पे। सो ये जो ए मेटल है इसको हम इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक, उन मिनरल्स को हम ओर्स बोलते हैं। ऑलराइट, कुछ मेटल्स जो है अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं इन अ फ्री स्टेट। ओके, जैसे कि हमें डायरेक्ट गोल्ड इजीली मिल सकता है, सिल्वर मिलता है, प्लैटिनम मिलता है, कॉपर मिलता है, मतलब वो एलिमेंट्स, वो मेटल्स जो कि लेस रिएक्टिव हैं वो हमें इजीली फ्री स्टेट में मिलते हैं अर्थ क्रस्ट में। सो यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज हमें शो की गई है, इसका सीक्वेंस ऐसे है, सबसे ऊपर जो टॉप मोस्ट है यहाँ पे के मीन्स पोटेशियम को डिनोट करता है ये, तो हाई हाई रिएक्टिविटी टू लो रिएक्टिविटी रेंज यहाँ पे है। ओके, के हमारा हाईली रिएक्टिव मेटल है एंड गोल्ड एंड सिल्वर ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, लेस रिएक्टिव में। सो यहाँ पे ये बोला गया है जो कुछ मेटल्स जो हैं फ्री स्टेट में कौन से मेटल्स पाए जाते हैं जो कि लेस रिएक्टिव इन नेचर होते हैं, लेस रिएक्टिव, चार्ट के जो ये लास्ट वाले जितने भी मेटल्स है लेस रिएक्टिव। ऑलराइट, कुछ मेटल्स जो है वो कंपाउंड स्टेट में होते हैं, फ्री स्टेट में नहीं मिलते, एज इट इज नहीं मिलेंगे हमें। अब कॉपर है ये फ्री स्टेट के अंडर भी आ जाता है और ये कंपाउंड स्टेट के भी अंडर आ जाता है। सो कॉपर एंड सिल्वर आर ऑल्सो फाउंड इन कंबाइंड स्टेट एज देयर सल्फाइड या फिर ऑक्साइड ओर्स की फॉर्म। अब यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स जो ओर्स के फॉर्म में मिलते हैं, सो फर्स्ट टर्म यहाँ पे आती है गैंग। ओके, सो इसका मतलब क्या है, जो भी ओर्स हमने अर्थ की क्रस्ट से लिए हैं, ओर के साथ साथ उसके सॉइल भी उसके साथ अटैच मिलेगी, सैंड भी होगा, मतलब कुछ इम्प्योरिटीज उसके साथ प्रेजेंट होंगी। ओके, उनको हम गैंग बोलते हैं। Next, the impurities they must be removed from the ore prior to the extraction of metal. So proper metal को extract करने से पहले cleaning की ज़रूरत है। So जो particular ore है उसको हम पहले जितने भी impurities है, soil हो गया, sand हो गया, इनको पहले हम remove करते हैं और उसके बाद वो जो ये process है removal of impurities, हर type की impurities present है different metals पर। सो अलग अलग मेथड्स हैं उसके लिए, तो फ्लो चार्ट में यहाँ पे शो किया गया है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ओके, सो रिएक्टिविटी सीरीज के हमारे पास 3 स्टेजेस थे, जैसे हाई रिएक्टिव मेटल्स, मीडियम रिएक्टिव मेटल्स और लो रिएक्टिव। तो तीनों केसेस के लिए अलग अलग सेपरेशन मेथड्स हैं। अब जैसे जो हाईली रिएक्टिविटी के अंदर जितने भी मेटल्स आते हैं, सो उनको हम कैसे रिमूव करते हैं, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन ओर। इलेक्ट्रोलिसिस कर लिया, लिक्विड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी एंड देन हेंस वी विल गेट द प्योर मेटल लेयर। बट मीडियम रिएक्टिविटी के केस में यहाँ पे 2 फर्दर केसेस हैं, एक होता है हमारे पास कार्बोनेट और एक होता है हमारे पास सल्फाइड ओर। सो कार्बोनेट ओर्स को कैसे रिमूव किया जाता है, थ्रू कैल्सिनेशन, और सल्फाइड को रोस्टिंग। हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में SR एंड C फॉर कार्बोनेट, C फॉर कैल्सिनेशन। सो इजी हो जाएगा लर्न करने के लिए। बट दोनों ही मेथड से वी विल गेट द ऑक्साइड ऑफ मेटल फर्स्ट, उसके बाद मेटल को फर्दर रिड्यूस किया जाता है एंड एट लास्ट फाइनली वी विल गेट द प्यूरिफाइड मेटल। नेक्स्ट वी हैव इज मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। लो रिएक्टिविटी के लिए एक ही प्रोसेस है, सल्फाइड ओर्स प्रेजेंट होते हैं उसमें, तो सल्फाइड ओर्स प्रेजेंट है S एंड देन इसका मेथड कौन सा होगा, विद द हेल्प ऑफ रोस्टिंग देन वी विल गेट द मेटल एंड एट लास्ट रिफाइनिंग इज डन। कंडीशंस हमने देख ली, लो रिएक्टिविटी में कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, हाई रिएक्टिविटी में कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मीडियम रिएक्टिविटी में कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सो फर्स्ट केस यहाँ पे अब हम डिस्कस करेंगे extraction of metals which are low in the low reactivity metals जितने भी है उनका extraction। so basically low reactivity नाम से ही पता चल रहा है कि easily react नहीं होंगे, तो lower metals are unreactive in nature। इसलिए हमने देखा होगा जितने भी ornaments है गोल्ड सिल्वर हो गया हमारे पास, जैसे कॉपर भी आता है इसकी कैटेगरी में, so ये easily जो है डिस्ट्रॉय नहीं होते, कंटामिनेट नहीं होते, ये एज इट इज ही रहते हैं।
फॉर द वेरी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इसलिए ज्वेलरी के लिए इन्हीं मेटल्स का यूज किया जाता है। ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिमूव फ्रॉम मेटल बाय ओनली, अगर हम सिर्फ इसको सिंपली हीट करेंगे तो इजीली वी विल गेट द मेटल। अब ये एक टर्म है, एग्जाम्पल की फॉर्म में इधर शो किया गया है, बट डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, पूछा गया है काफी सारे एग्जाम्स में। ये जो सिनाबार है विच इज HgS, इट इज एन ओर ऑफ मरकरी। सो क्वेश्चन के दो फॉर्म बनते हैं यहाँ पे, मरकरी किसका ओर है, सिनाबार, या फिर सिनाबार जो है किसका ओर है, दैट विल बी मरकरी। तो यहाँ पे रिएक्शन शो किया गया है, HgS ऑक्सीजन के साथ इसको रिएक्ट किया गया, देन वी विल हीट करेंगे तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, देन वी विल गेट द प्रोडक्ट इज म्यूक्रिक ऑक्साइड और SO2 will be of the product form. सिमिलरली ऑक्साइड मिल गया हमको, मेटल ऑक्साइड मिल गया, मेटल ऑक्साइड को फर्दर हीट के थ्रू पास किया, देन वी विल गेट द, यहाँ पे मरकरी मेटल हमें मिल गया। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट केस है हमारे पास, सेकेंड एग्जांपल हम लेते हैं इधर, कॉपर विच इज फाउंड एज Cu2s इन नेचर। नेचर में Cu2s की फॉर्म में मिलता है कॉपर। इसको प्रॉपर कॉपर में लाने के लिए जस्ट हम एयर को हीट कर देंगे, so we will get the copper metal. नेक्स्ट केस हमारे पास आता है, अगर मेटल्स जो हैं दे आर ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज में मिलते हैं ये। सो ये मेटल्स जो हैं मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, हम ऐसे याद रख सकते हैं, M4 मिडल रेंज में प्रेजेंट है ये, एंड मिडल है तो मॉडरेटली रिएक्टिव, ना ही ज्यादा हाईली रिएक्टिव है ये और ना ही बहुत ही कम रिएक्टिव इनका नेचर। ओके, दीज आर यूजुअली प्रेजेंट एज, दो फॉर्म में मिलता है, सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स में नेचर में। ओके, सल्फाइड और कार्बोनेट्स के बाद ऑक्साइड में चेंज होता है, उसके बाद यू विल गेट द डिजायर्ड मेटल हियर। सल्फाइड और कार्बोनेट्स इट विल ट्रांसफॉर्म इनटू मेटल ऑक्साइड, उसके बाद वी विल गेट द प्योर मेटल ड्यूरिंग आफ्टर हीटिंग। अब मेटल ऑक्साइड से मेटल की तरफ जाने के लिए, या सल्फाइड और कार्बोनेट ओर्स हमें प्रेजेंट हैं, मिले हुए हैं, एंड मेटल में उसको कन्वर्ट करना है। दो प्रोसेसेस हैं, फर्स्ट हमने देखा था रोस्टिंग, सेकंड वन इज कैल्सिनेशन। तो रोस्टिंग के केस में क्या होता है, दोनों में बहुत माइनर सा डिफरेंस है। तो रोस्टिंग के केस में होता है जो सल्फाइड ओर्स होते हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है मेटल ऑक्साइड में बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, बहुत ज्यादा एयर की जरूरत पड़ती है रोस्टिंग के केस में। एंड कैल्सिनेशन में भी सेम प्रोसेस है, जो कार्बोनेट ओर्स हैं इनको भी मेटल ऑक्साइड्स में चेंज किया जाता है हीटिंग के थ्रू, बट इन अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर, इट इज नोन एज कैल्सिनेशन। ऑलराइट, ये रिएक्शन के फॉर्म में हमें शो किया गया है। रोस्टिंग, जिंक जो है, जिंक को हमने मेटल में कैसे ट्रांसफॉर्म किया, फर्स्ट मेटल ऑक्साइड में किया, एक्सेस ऑफ एयर को हमने लिया है, देन हीटेड एंड देन वी विल गेट Zn ऑफ जिंक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड हमें मिल गया। कैल्सिनेशन में कार्बोनेट फॉर्म में हमें गिवन है, C फॉर कैल्सिनेशन, C फॉर कार्बोनेट के फॉर्म में हमें गिवन है इधर, एंड डायरेक्ट हम हीट करेंगे, लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर ही चाहिए, सो विल गेट द मेटल ऑक्साइड। अब नेक्स्ट टर्म आती है रिडक्शन प्रोसेस। तो इसमें क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम द कंपाउंड्स। पर्टिकुलर कंपाउंड है हमारे पास और मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर दिया, दिस इज रिडक्शन प्रोसेस। ओके, ये जस्ट एक स्टेटमेंट आप कर सकते हो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये दोनों केसेस हमने स्टडी कर लिए, कार्बोनेट और विल बी कैल्सिनेशन के थ्रू मेटल ऑक्साइड से में चेंज होगा, देन वी विल गेट द मेटल, एंड सल्फाइड और हमारे रोस्टिंग के थ्रू, मतलब एक्सेस ऑफ एयर की प्रेजेंस में हम मेटल को हीट करेंगे। नाउ नेक्स्ट केस है हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में यहाँ पे पोटेशियम सोडियम वगैरह अवेलेबल है, मींस दे आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर एंड दीज मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। फॉर एग्जाम्पल जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सभी इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू मेटल्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, मेटल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं।
मेटल्स आर प्रोसेस क्या है इसका, जो मेटल्स है दे विल गेट डिपॉजिटेड एट द कैथोड जो कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, और क्लोरीन इज लिबरेटेड एट द एनोड जो कि पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। अब फॉर एग्जांपल NaCl को यू नो सोडियम को हमें सोडियम एक्सट्रैक्ट करना है, सॉल्ट हमें गिवन है, तो इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे हम सोल्यूशन में से, सो कैथोड पे जो है वो सोडियम चला जाएगा, एनोड पे जो है वी विल हैव क्लोरीन, ओके, पॉजिटिवली चार्ज, सो कैथोड नेगेटिव, एनोड पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रोलिसिस है क्या, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है उसके लिए प्रोसेस यूज होता है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलिसिस। सो दिस व्हाट इज दिस प्रोसेस, सो यहाँ पे इजीली हम देख सकते हैं, एक एक्सपेरिमेंट है इधर, जैसे एनोड इज नेगेटिवली चार्ज रॉड है हमारे पास, कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है, एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज, बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया, ओके, एंड सॉल्यूशन में हमने लिया है एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में मेटल कौन सा है, कॉपर, सो कॉपर हमें ऑब्टेन करना है, इलेक्ट्रिसिटी हम पास करेंगे, यहाँ से की बंद कर दिया हमने, मतलब स्विच ऑन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, सो कॉपर विल गेट डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड, और इम्प्योरिटीज जो हैं वो एज अ मड हमें एज एन इम्प्योरिटी नीचे हमें मिल जाएगा, ऑलराइट। सो यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया गया है जितने भी मेटल्स हैं जैसे कॉपर, जिंक, टिल, निकल, सिल्वर, गोल्ड हो गया, जैसे पर्टिकुलरली अगर ज़्यादा रिफाइन करना है तो इलेक्ट्रोलिसिस का ही यूज़ किया जाता है। सो इम्प्योर मेटल जो है एनोड आ गया हमारे पास, ये रहा इम्प्योरिटी इज एनोड, एंड थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज मेड द कैथोड। अब यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, कॉपर को हमने प्योर कॉपर है उसको हमने कैथोड की तरह यूज किया। सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट, मेटल सॉल्ट हो गया हमारे पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। नाउ अब हमने करंट पास किया, प्योर मेटल जो है फ्रॉम द एनोड, यहाँ पे फ्रॉम द एनोड इट गेट्स डिसॉल्व्ड इनटू द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इस पूरे सॉल्यूशन में ये पूरा डिसॉल्व हो जाएगा, और इक्वली अमाउंट जो प्योर मेटल है इस इलेक्ट्रोलाइट जो ये सॉल्यूशन है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इसमें इम्प्योर मेटल भी प्रेजेंट हो गया, प्योर भी प्रेजेंट हो गया, बट जो कैथोड पे जो है वो प्योर वाला स्टिक हो जाएगा, और एनोड पे जो है वो इम्प्योरिटीज विल बी लेफ्ट बिहाइंड हियर, so, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एनोड मड, और कैथोड पे वी विल गेट द प्योर मेटल, प्योर मेटल यहाँ पे कॉपर हमें मिल जाएगा, ऑलराइट। अब तक हमने देखा 3 केसेस, इंपॉर्टेंट केसेस है मेटल का एक्सट्रैक्शन, रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग। लो रिएक्टिव मेटल का कैसे एक्सट्रैक्शन होगा, सिंपली हीटिंग से, मॉडरेटली है हमारे पास तो उसके 2 केसेस हैं, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, एंड देन वी हैव इज हाई रिएक्टिविटी मेटल, उसके लिए इलेक्ट्रोलिसिस का यूज, ऑलराइट। और रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में सिर्फ माइनर सा डिफरेंस है, किसी को एक केस में जो है एक्सेस ऑफ एयर यूज किया गया है, एंड कैल्सिनेशन में लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर में उसको हीट किया गया है, ऑलराइट। अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स और ओर्स हैं, जैसे हमने अभी एक एग्जांपल में देखा था HGS, इट इज एन ओर ऑफ मरकरी, सिनाबार, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, काफी बार पूछा जाता है। तो एल्यूमिनियम का होता है बॉक्साइट या फिर कैलोनाइट, आयरन का वी हैव हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिलराइट, आयरन पायरेट्स, आयरन के नेम से ही पता चल रहा है, कॉपर का वी हैव कॉपर पायराइट्स, मालाकाइट, क्यूप्राइट, एंड वी हैव कॉपर ग्लैंड्स। जिंक में वी हैव जिंक ब्लेंड, ज्यादातर सेकंड नेम से भी पूछ लिया जाता है, देख तो जिंक ब्लेंड हो गया, जिंक ब्लेंड को ही हम स्फेलेराइट या फिर कैलमाइन एंड जिंकसाइट कहते हैं। सो ये कुछ मिनरल्स और उनके ओर्स हैं जो कि एग्जाम में इजीली पूछे जा सकते हैं। आज का हमने टॉपिक किया है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, चैप्टर यहाँ पे आज कंप्लीट होता है, दिस इज द थर्ड वीडियो, ओके। सो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जहाँ से मेजरली क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जैसे नेम ऑफ मेटल्स या नॉन मेटल्स पूछ लिया जाएगा, जो हमने एक्सेप्शनल केसेस पढ़े थे,
कौन सा मेटल जो है अगर सारे मेटल हार्ड है, सोनोरस है, तो कौन सा एक पर्टिकुलर ऐसा मेटल है जो कि हार्ड नहीं है, सॉफ्ट होता है या फिर लिक्विड होता है एट अ रूम टेम्परेचर। सो इनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन बन गया। इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए बन जाएगा, कोई भी हमें इक्वेशन गिवन होगी और ABCD विल बी गिवन इन द बैलेंस करना है ABCD की जगह पे कौन सा नंबर प्रेजेंट होगा ताकि जो इक्वेशन हमें गिवन है वो बैलेंस हो जाए। देन कोरोजन से रिलेटेड, व्हाट इज कोरोजन, और इससे कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या मेथड्स हैं, जैसे गैल्वेनाइजेशन हो गया, आयरन को बचाने के लिए पेंट यूज किया जाता है, ऑयल यूज किया जाता है ताकि वो रस्टिंग ना हो, या जो भी मेटल है दैट विल नॉट lose its property and they will be remain same. Second, ionic compounds are related. Then we have minerals and ores, roasting and calcination, reactivity series, extraction. ये हमने आज की वीडियो में इसको complete किया. Alright, so thank you so much for today's class. So in next class, we will start our new topic. So metals and non-metals chapter purely NCERT based आज यहाँ पे complete हो गया. Thank you.